चलिए फ्रेंड्स, हेलो। अपन इस वाली प्रेजेंटेशन में प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट के ऊपर बात करेंगे। आप देखें नीचे एक फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको कि उनको डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं यूज़ करना है एज एन इनपुट। अब आप देखें रिजल्टेंट आउटपुट कुछ भी हो, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेरिएबल्स। इन सब वेरिएबल्स में अगर आपके कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लाइक लेंडिंग को अफेक्ट करेगा एंड वो अल्टीमेटली बेनिफिशरीज को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ आगे चलते हैं। ये सारा इंटरेस्ट रेट का गेम है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले जब हमने इंडिया की इकॉनमी को अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट्स जो थे बड़े रेगुलेटेड से थे। लोन और डिपॉजिट दोनों पे ही गवर्नमेंट डिफाइन करती थी कि क्या रेट लगेगा। रूल था 363। इसका मतलब ये कि बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मार्केट में डिपॉजिट लेने के लिए अलाउड है, वो 3% पे डिपॉजिट लेगा, 6% पे लोन देगा और 3% जो है उसका मार्जिन हो जाएगा। वो मार्जिन का मतलब जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है ना। इंटरेस्ट स्प्रेड और गैप, ये जो है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो एग्जिस्ट कर रही है, आप वो चैनल पे देख सकते हैं। सो इस वाले में हम बेसिकली माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लेंडिंग रेट्स के बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देखें कॉस्ट ऑफ फंडिंग पहली चीज़ तो जो लोन रेट्स हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में बड़े ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोन्स। उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये क्या फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं। पहले तो देखेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन फंडिंग कहाँ से ला रहे हैं। पब्लिक से तो डिपॉजिट ले नहीं पा रहे। अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेते तो 3 से 5% के इंटरेस्ट पे उनको वो पैसा मिल जाता, बट वो ऐसा नहीं हो रहा। उन्हें वो बैंक से लेना पड़ रहा है, बैंक उनको लोन की फॉर्म में पैसा दे रही है। तो देखिए जहाँ डिपॉजिट लेते तो वहाँ आपको 5 से 6% पड़ता। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, दी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अगर बैंक से फाइनेंसिंग करवा रहा है, तो देखिए 11-12% तो मिनिमम बैंक भी आपको चार्ज करेगा। जब 11% आपकी खाली फंडिंग कॉस्ट है, यानी जो कॉस्ट ऑफ लाइक रिसोर्सेज है जो आप मोबिलाइज कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा होने पे फिर आप देखें बाकी तो अपना अल्टीमेटली बाकी फैक्टर्स को आप ऐड करें। जैसे गांव के अंदर पेनिट्रेट करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत हाई होने वाली है। वहाँ आपको बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे टच करने के लिए। ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या क्या आता है, देखिए अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं आपके, कुछ आपके कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सैलरी देनी है। आपको उसके अलावा अपनी स्टेशनरी कॉस्ट कवर करनी है, जो भी फॉर्म्स वगैरह बना रहे हैं, बैंक हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, कोई भी। आप देखें, आप अपने ऑपरेशंस में देखेंगे तो ब्रांच खोली है, ब्रांच का रेंट रहेगा, स्टाफ की सैलरी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, प्रिंटिंग कॉस्ट रहेगी, स्टेशनरी की कॉस्ट रहेगी। और इसके अलावा भी जो आप जैसे टीएडीए, आप कहीं से कहीं मूव करते हैं काम के सिलसिले में, तो आपको वो पेट्रोल लगता है और ट्रांसपोर्टेशन लगता है, लॉजिंग करना पड़ता है, कभी कभी स्टे के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट का पार्ट है। तो हम इसको भी हम मेजर करते हैं कि इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन अब यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है ऑपरेशनल कॉस्ट डायमेंशन में। क्योंकि देखें इसमें क्या है, जो एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, यानी स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनका स्केल और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हो सकता है उन्होंने कहीं कुछ कॉरपोरेट टाइप्स या कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर रखे हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम की वजह से उनको कुछ डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पे सामान मिल जा रहा है। तो वो उनकी एफिशिएंसी मच बेटर रहेगी छोटे इंस्टीट्यूशंस के, कि जो आपको बहुत हद तक मतलब कहीं कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है जिन इंस्टीट्यूशंस की, तो वहाँ आपको ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपको अगर एक ही मकान किराए पे लेना है तो आपका रेंट मार्केट रेट के हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप 10 से 15 मकान किराए पे लेना चाह रहे हैं, यानी दुकान शॉप खोलने के लिए, अपनी ब्रांच खोलने के लिए, तो देखें जो बल्क में डील करता है वो कहीं ना कहीं मार्जिन लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए बेटर रेट कोट करवा पाता है। ठीक है, सो हमने ये अभी सेकेंड डायमेंशन ऑपरेशनल कॉस्ट पे बात की। उसके बाद हमारे पास मार्जिन आ रहा है। मार्जिन क्या मतलब, देखें हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी सैलरी,
ठीक है, एक दुकानदार दुकान पे सामान बेच रहा है, एमआरपी पे सामान बेच रहा है, तो उसके दिमाग में मार्जिन चल रहा है। वो मार्जिन क्या है कि देखो एमआरपी है किसी सामान की 100 रुपये, लेकिन उसको वो खरीद पड़ी है 70 रुपये की, तो 30 रुपये उसका मार्जिन। ठीक है, और हर कोई चाहता है कि मार्जिन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके पास यहाँ मार्जिन का स्कोप नहीं है। ठीक है, सो आइडली मार्जिन अगर हम देखें बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, अगर मैंने सब जब ये लेक्चर शुरू किया था तो मैंने 363 का एक रूल बताया था, यानी 3% पे आप डिपॉजिट लो, 6% पे लोन दो और मार्जिन 3% रखो। तो आइडली अगर 3% के आसपास आप कहीं मार्जिन बना पा रहे हैं, यानी इंटरेस्ट अर्निंग में से जब इंटरेस्ट एक्सपैंडेड जो देना है लोगों को वो वापस निकाल देते हैं, जो बचता है वो आपका गैप है, वो आपका स्प्रेड है, वो कहीं ना कहीं आपको मार्जिन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, वो आपका मार्जिन बढ़ाने में मदद करेगा। बट कंपटीशन की वजह से हो क्या रहा है कि जो डिपॉजिट रेट्स हैं वो तो बढ़ जा रहे हैं। बैंक के लिए डिपॉजिट कॉस्ट एक कॉस्ट है, खर्चा है ना। एनबीएफसीज के लिए डिपॉजिट कॉस्ट देखें, जो एनबीएफसीज को डिपॉजिट लेना अलाउड है उसके लिए ये कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन जिन एनबीएफसीज में डिपॉजिट है ही नहीं है तो फिर आप लोन ही लेने जाएंगे जो ऑलमोस्ट डबल रेट पे, तो फिर आपके पास मार्जिन कहाँ रहने वाला है। तो मार्जिन बहुत टाइट होने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और इस मार्जिन के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। अगर दुकानदार, टीचर, डॉक्टर सब अपने मार्जिन के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में ये माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्रीज भी तो इसी मार्केट से हैं। वो लोग भी पहले से सोच के बैठे हैं कि उनको 5 से 6% का मार्जिन चाहिए। तो देखें, जितना भी आप इतना कष्ट कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, सबसे रिस्की सेगमेंट को हाथ डाल रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी तो ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप अपने मार्जिन मीन्स प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को डालते हैं। उसके साथ में एक और चीज़ आती है, वो है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यानी जो हमने यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में एक टर्म पढ़ी है, पोर्टफोलियो एट रिस्क, ग्रेटर देन 30 डेज, ग्रेटर देन 60 डेज, ग्रेटर देन 90 डेज। ये जो पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, यानी वैसे हम पोर्टफोलियो जब वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब ये कि हम अपने टोटल लोन पोर्टफोलियो को देख रहे हैं, बट वो इकट्ठा कंसोलिडेटेड है, मिक्स्ड है। उसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ लोन एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ एवरेज और कुछ डिफेक्टिव। तो जब हम थोड़ा एसेट क्वालिटी के ऊपर बात करें तो हमें ये समझ लगेगा कि एसेट को क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जो एसेट एसेट नहीं है, यानी नॉन परफॉर्मिंग है या डाउटफुल है, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अभी इसमें इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में। वो इतना ज़्यादा है क्योंकि इस इंडस्ट्री में डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो अपने माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स पे कम रेट चार्ज कर रहे हैं, वो क्यों चार्ज कर पा रहे हैं? क्योंकि शायद उनके क्वालिटी ऑफ एसेट्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें इस टाइप के डिफ़ॉल्ट प्रोविजनिंग के लिए कोई वेटेज नहीं ऐड करना पड़ रहा अपनी कॉस्टिंग में। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस में एनपीए और पोर्टफोलियो एट रिस्क की वैल्यू बहुत ऊपर है, जिनके लिए प्रोविजनिंग का प्रेशर आ रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा की साइड में रहेगा। ठीक है, तो इनको जब हम तीनों को, चारों को फैक्टर्स को ऐड अप करेंगे तो हमें अपना एक मोटा मोटा इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चल जाएगा। तो आगे ये देखें, इंटरेस्ट रेट कंप्यूटेशन में हमारे यहाँ एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, टेनोर प्रीमियम। टेनोर प्रीमियम क्या चीज़ है? ये टर्म पीरियड के ऊपर होता है। अब माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री में क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर ही 2 ईयर्स का होगा, हाँ, ज़्यादातर लोन तो शॉर्ट टर्म है, 6 मंथ्स के हैं, 1 ईयर के हैं, 24 मंथ्स के हैं, बट 24 मंथ से ज़्यादा बहुत इंस्टीट्यूशंस ऑफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोन अमाउंट कम है ना। हाँ, अगर आप कहो कि हाउस की रेनोवेशन करनी है और उसके लिए कुछ बड़ा अमाउंट लिया है, तो उसके लिए आपको रीपेमेंट में टाइम लगेगा, उसके लिए हम लंबा करेंगे। बट इसमें ये टेनोर प्रीमियम का कंसेप्ट क्या है लेंडिंग के अंदर, कि जब भी आप देखेंगे कि कोई लोन जो लंबे पीरियड के लिए लिया गया है उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम के लिए जब हम कोई लोन लेते हैं तो उसमें डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हाई नहीं होती, लेकिन जब वही टाइम लंबे टाइम के लिए, जैसे आपने 2 साल का लोन लिया, श्योर है कि आप उसको रीपे कर देंगे। बट जब आपने 20 साल का लोन लिया, तो देखो पहले 2-5 साल का तो हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फ्यूचर इज टोटली अनप्रडिक्टेबल, टोटली अनप्रडिक्टेबल। हम कुछ प्लान ही नहीं कर सकते। 5 साल के बाद हो सकता है मार्केट में सिचुएशन चेंज हो जाए और आपकी कंडीशन बदल जाए। बाय द एंड ऑफ दिस
लोन, वो सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए टेनोर प्रीमियम मीन्स एक एडिशनल वेटेज डाल देते हैं कि भाई अगर लंबा टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ दो डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक बेस रेट दिया हुआ है, एक MCLR दिया हुआ है। बेस रेट हमारा पुराना मैकेनिज्म है जो बैंकिंग सिस्टम में यूज होता था। इसका मतलब ये होता था ये वो रेट है जिसके नीचे लोन नहीं दिया जा सकता एक नॉर्मल केस में। बट कुछ एक एक्सेप्शंस थी बेस रेट के लिए, यानी आप ये लेके चलें कि होता क्या था कि इससे पहले हमारा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का फिनोमिना चलता था, जिसमें लेंडर एंड बोरोअर दोनों आपस में नेगोशिएट करके कोई भी रेट रख सकते थे। और उसमें क्या हुआ, अब जब आपने ये बता दिया कस्टमर्स को, मार्केट इज हैविंग अ डेफिनेशन, देखें कस्टमर इज किंग, हम सब यही बोलते हैं कि कस्टमर को जो चाहिए वो देना पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब आपकी टाइम खराब आ गई। अब जब ये फिनोमिना लागू हो गया उसके बाद आपको पता है, कस्टमर को आइडिया है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं, तो फिर नेगोशिएट का मतलब ये कि सारे बैंक के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, कोई और नहीं दे रहा तो कोई, मतलब कहीं ना कहीं से तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो मुझे जब ये पता कि मैंने ए से लिया, लेट से ए बैंक है, उससे मैंने 7% पे कोई लोन लिया, तो मेरे पास बी बैंक प्रेशर की वजह से आ जाता है, उसका भी कंपटीशन है, प्रेशर है, तो वो 7% से नीचे में ही रेट हो जा रहा है 6.95, अगला आता है 6.8, उसके अगला आता है 6.7, 6.55, ऐसे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहा है। इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है? कस्टमर को। लॉस किसको हो रहा है? बैंकिंग सेक्टर को। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि हम, मतलब देखो दो सिचुएशंस है, एक डिपॉजिट की सिचुएशन है, दूसरी लोन की सिचुएशन है। जब कोई कस्टमर आके डिपॉजिट दे के जाता है और वो डिपॉजिट रिसिप्ट लेके जाता है, लेट से उसने 10 साल के लिए बना ली, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने उसको 7% दे दिया, कल अगर मार्केट में रेट टूट के नीचे आ जाता है, 5 आ जाता है, 4 आ जाता है, अब ये बंदा 10 साल तक ये रेट लेने वाला है, तो बैंक के पॉकेट में चूना लगेगा, बैंक कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसी के उल्ट अगर लोन रेट होता, और लोन रेट में हम कुछ चार्ज कर रहे हैं, लेट से 8% चार्ज कर रहे हैं, और कल मार्केट में लोन रेट नीचे गिर जाएगा, कस्टमर हमारे पास आके खड़ा हो जाएगा और प्रेशर डालेगा कि या तो आप कम करें, नहीं तो मैं यहाँ से दूसरे बैंक में चले जाऊंगा। इस टाइप का जो प्रेशर सिस्टम है उसने बेस रेट को नेगोशिएबल बना दिया, और इसकी वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ा। अब देखिए बेस रेट में आपके पास क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, मार्जिन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो रखा है। बट माइक्रो फाइनेंसिंग सेक्टर के अंदर हमने जो रखा है वो है प्रोविजनिंग फॉर बैड डेट्स, उसको लेके आप अपना लोन रेट डिफाइन करते हैं। MCLR एकदम न्यू रजीम है बैंकिंग सेक्टर के लिए, उसमें वो ये कहते हैं कि जितने भी नए लोन ऐड हो रहे हैं उससे आपकी कितनी कॉस्टिंग हो रही है, उसको यूज़ करके, यानी जो डिपॉजिट का रेट है जो हम कस्टमर को दे रहे हैं और उसी पैसे को फिर लोन में दे रहे हैं, तो जैसे जैसे डिपॉजिट का रेट बढ़ता है तो आपको लोन के रेट को भी बढ़ाना है। ठीक है, यानी डिपॉजिट का रेट बढ़ रहा है तो लोन का रेट बढ़ेगा, लोन डिपॉजिट का रेट घट रहा है तो लोन का रेट भी गिरेगा, नहीं तो रैशनलाइजेशन नहीं आएगी। और मार्केट बड़ी रैशनल है आजकल, कॉलेज के बच्चों के पास भी मोबाइल ऐप्स जो रहते हैं उसमें वो चेक कर पाते हैं कि एक ही टाइम में एक ही जगह बैठ के वो 10 बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, डेटा एनालिटिक्स की साइट्स हैं, जहाँ पे आप जाके मार्केट में बेस्ट प्लेयर्स ढूंढ सकते हैं जो FD में सबसे बढ़िया रेट दे रहे हैं, लोन में सबसे अच्छा मीन सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और ये जस्ट क्लिक के ऊपर है आपके पास। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट की कंप्यूटेशन में ये सब डायमेंशंस यूज होते हैं। और यहाँ पे देखें टेनोर प्रीमियम भी जो MCLR के अंदर सेकंड डायमेंशन उन्होंने डाला, टेनोर प्रीमियम वो भी आ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक उन्होंने कुछ बात की है। एक तो उन्होंने ये रखा है कि जो मार्जिन कैप है NBFCs के ऊपर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, शुड नॉट एक्सीड 10%। देखो लार्ज स्केल जो MFI ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए 10% है, जो एवरेज टाइप है उनके लिए 12% है ना, 2% का उनको और एग्जम्पशन दे रखा है, तो मतलब इससे एक्सीड नहीं करना। बट ये मार्जिन की बात कर रहा है, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ फंडिंग 11% है, बैंक से मैं ले रहा हूँ, मुझे बैंक को 11% देना पड़ेगा लोन का रेट, और उसके ऊपर मैं 10% लगा रहा हूँ, तो देखो सीधा 21 तो यहीं भी हो गया दो फैक्टर में। अभी और दो फैक्टर आपके बचे हुए हैं, उसके लिए फिर आप कहीं ना कहीं 27 से 30 के बीच में जाओगे, है ना। तो यहाँ पे वो लार्ज के लिए 10% का चेक लगा रहे हैं, लार्ज और वेरी लार्ज के लिए 10% का चेक। उसके नीचे वाले जो NBFCs है उनके केस में ये उससे कम वाले जो हैं, यानी जिनका टोटल जो
यानी लार्ज स्केल नहीं, एक्चुअली एमएफआईज को ना हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज। इसकी एक बार क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। 100 करोड़ से नीचे स्मॉल, 100 से 500 करोड़ मीडियम, 500 करोड़ से 2000, हाँ 500 करोड़ से 2000 लार्ज, 2000 एंड अबव वेरी लार्ज। तो आप देखोगे 500 से 2000, 500 करोड़ से 2000 करोड़ तक की जो वॉल्यूम बैलेंस शीट लेके बैठे हुए हैं, वो लोग ही मेजर प्लेयर्स हैं। ठीक है, वो लोग ही मेजर प्लेयर्स हैं, और हमने ये इंश्योर किया है कि जो लार्ज प्लेयर्स हैं, लार्ज और वेरी लार्ज है, उनको 10% का ही मार्जिन अलाउ करेंगे। उनके पास वॉल्यूम बहुत है, तो वो वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो 10% से भी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे। जिनके पास वॉल्यूम नहीं है उनको 12% तक का मार्जिन दे दिया, अलाउ कर दिया। ठीक है, अब देखें कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन विच इज़ 10 to 12%, ये एक हमारे पास एक डायमेंशन आ गया। दूसरा, इनको ये भी ऑप्शन मिली है कि देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करें और वो ज़्यादा बन रहा है, तो एक और तरीका है जिससे आप अपने इंटरेस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज हो सकता है। वो ये इन्होंने बताया कि हर बैंक, जो हमारे मेन बैंक्स हैं ना, यूजली हर बैंक अपना बेस रेट जो है आरबीआई को सबमिट करता है। तो जो टॉप 5 लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका जो एवरेज बेस रेट है, एवरेज बेस रेट मतलब 5 बैंक है तो 5 बेस रेट होंगे सबका, ऐड करके वैल्यू आप डिवाइड कर दो 5 से, तो आपको एवरेज आ जाएगी। वो एवरेज बेस रेट के 2.7 टाइम्स आप चार्ज कर सकते हो। यानी लेट से मेरा एवरेज आया 10, मेरा बेस रेट जो है वो 10 है, तो 10 का 2.7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 27.50% आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी लोअर है उसी को यूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर बैंक्स फर्स्ट वाले क्राइटेरिया के साथ ही चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। वो अपनी जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं वो रिटर्न में अपने पासबुक के अंदर प्रिंट करें, और इनको एवरेज मंथली बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट कंप्यूट करना है। डिफॉल्ट जो है हमने पढ़ा था, पोर्टफोलियो एट रिस्क 30 डे, 60 डे, 90 डे, वो आपको मंथली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। रिपोर्ट्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर से एनुअली इवैल्यूएट करवाना है। ठीक है, और बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंडिविजुअल लोन मे बी मोर देन 26%, but the maximum variance permitted for individual loan between the minimum and the maximum cannot be more than 4%। यानी वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम लेट से छोटे लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बड़े लोन पे इंटरेस्ट छोटा चार्ज कर रहे हैं, बोल रहे जितने भी लोन आप ले रहे हो ना, दे रहे हो मार्केट में एज अ इंस्टीट्यूशन, उन दोनों सिचुएशन में ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4% की वेरिएशन ही अलाउड है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग ये वाले पॉइंट को यहीं पे ऐड करते हैं। टेक केयर।